हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हेलो एल्केन के उपयोग कि हेलो एल्केन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वैसे अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसमें हेलो एल्केन का परिचय, वर्गीकरण, इनका नामकरण, इनकी बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण तक कंप्लीट हो गया है आपके 7 वीडियो में। अगला आता है हेलो एल्केन के उपयोग। तो देखते हैं, लिखते हैं हेलो एल्केन के उपयोग। कहाँ किया जाता है हमारे हेलो एल्केन का उपयोग। सबसे पहला उपयोग है कि इसका उपयोग कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है। कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है, क्योंकि हेलो एल्केन भी हमारा एक कार्बनिक यौगिक है, तो इससे कार्बनिक यौगिक ही बनते हैं। ठीक है। दूसरा उपयोग है कि इसकी सहायता से हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं, है ना। इससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वही वाला जिसका फार्मूला होता है RMgX। ठीक है। अगला उपयोग हमारा आता है एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड बनाने में। एथिल क्लोराइड जिसे इसका फार्मूला क्या होगा C2H5Cl, एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड C2H5Br बनाने में। अगला उपयोग हमारा आता है कि इसका उपयोग एल्किल सेलुलोज बनाने में करते हैं। चौथा उपयोग कि इसका उपयोग एल्किल सेलुलोज बनाने में किया जाता है। पांचवा उपयोग हमारा आता है कि निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक एक बेहोशी की दवा होती है। ये सारे उपयोग हैं हमारे हेलो एल्केन के उपयोग हैं। ठीक है, इन्हें नोट करें। फिर आगे आते हैं, हमारा एक कंपाउंड है एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। ठीक है, हो गया। ये हेलो एल्केन में ही है हमारा। ठीक है, देखते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? एथिल ब्रोमाइड या हम इसको कहते हैं ब्रोमोएथेन। ठीक है, ब्रोमोएथेन। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C2H5Br। इसको हम क्या कहेंगे?
ब्रोमो एथेन, या हम इसे लिख सकते हैं CH3CH2Br। ठीक है। और अगर हम इसका संरचना सूत्र बनाना चाहें तो यहां पर 2 कार्बन है और फिर उस कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और पहले वाले कार्बन के पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और दूसरे वाले कार्बन के पास हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये आपका एथिल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र लिख देते हैं। संरचना सूत्र देखो बच्चों, समझने के साथ साथ इसे नोट करना भी आवश्यक होता है, तो आप नोट भी करते चलें क्योंकि वीडियो में इतना समय नहीं होता है। ठीक है। बनाने की विधियां सबसे पहले पढ़नी है। क्या बनाने की विधियां? बनाने की विधियां में सबसे पहले विधि आती है कि एथिलीन द्वारा। किसके द्वारा? एथिलीन द्वारा। बेटा एथिलीन ईन है। क्या है? एथिलीन ईन है और ईन में डबल बॉन्ड होता है। तो एथिलीन, एथ मतलब 2 कार्बन और ईन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे 2 कार्बन जिसके बीच में क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड लगा होगा। अब बैलेंसी पूरी कर लो। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये आपका एथिलीन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब एथिलीन की क्रिया हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा देंगे। लिखा हुआ था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्रिया किससे कराई हमने? HBr से। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन इस CH2 को दे दो और बचा हुआ Br इस CH2 से जोड़ दो। तो ये वाला हाइड्रोजन जब यहां जाएगा तो CH2 CH3 हो जाएगा और यहां बचा CH2 बॉन्ड टूट जाएगा और Br। ठीक है। हमने कहा हम इसको C2H5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया? एथिल ब्रोमाइड बन गया। लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जब एथिलीन की क्रिया HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? ब्रोमो एथेन बनता है। लिख देंगे कि एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिल ब्रोमाइड बनता है। बच्चों हमने कहा है कि आपको समझने के साथ साथ यह एक व्यापारिक विधि भी है। मतलब औद्योगिक पैमाने पर अगर हमको एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नोट करें। फिर हम अगली विधि करते हैं एथेन द्वारा। लिखते हैं कि एथेन से किस प्रकार एथिल ब्रोमाइड बनाया जाता है। ठीक है। समझते हैं। देखो हमारी बच्चों मेन हेडिंग जो है वो C2H5Br है, एथिल ब्रोमाइड मेन हेडिंग है। अब हम किसके द्वारा बनाएंगे? दूसरी विधि हमारी आती है एथेन द्वारा। एथेन द्वारा। ठीक है। एथेन द्वारा देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तो बच्चों एथेन का फार्मूला होता है C2H6 और इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से करा देते हैं Br2। ठीक है। ब्रोमीन से करा देते हैं और ये क्रिया जो होती है वो सनलाइट में होती है। किसमें होती है? सनलाइट में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या होगा कि ये C2H5 में टूट जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल आएगा। यहां से Br एक इससे आकर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका C2H5
Br। अब एक हाइड्रोजन एक Br के लिए बच गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन के अणु हैं, तो आपका हो जाएगा HBr। मतलब अगर हम लिखना चाहें कि एथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है, तो लिख सकते हैं कि हम एथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Br2 ब्रोमीन से क्रिया करके C2H5 Br मतलब ब्रोमो एथेन बनाता। इसे नोट करें। फिर अगली विधि पे चलते हैं, हमारी प्रयोगशाला विधि। ये इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर प्रयोगशाला विधि ही पूछी जाती है, और प्रयोगशाला विधि में डायग्राम भी होता है। ठीक है, तो आते हैं, देख लेते हैं, इसी में जगह है, कर सकते हैं। अगली विधि आती है, थर्ड है, लास्ट है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड से कराते हैं। मतलब KBr की क्रिया हम सबसे पहले H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं। तो बच्चों ये टूटता है, पोटेशियम प्लस होता है, Br माइनस होता है, और यहाँ से एक 2 हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, एक हाइड्रोजन निकलकर वो इस ब्रोमीन के साथ जुड़ जाता है, HBr का निर्माण करता है। अब हमारे पास बचा है KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बचता है। अब जो हमको HBr मिला है, इस HBr की क्रिया हम एथेनॉल से करा देते हैं। तो एथेनॉल होता है हमारा C2H5OH की क्रिया हम HBr से कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन इस OH से मिलकर क्या बना देता है, H2O का निर्माण करता है, और बचा हुआ C2H5 Br से जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है C2H5 Br, मतलब इसको एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेशियम KBr H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है, और जो एथेनॉल से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है। लिखना हमको सब वही है जो हमारी अभिक्रिया में दिया गया होता है। ठीक है, तो वही चीजें हम इस साइड आपको लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कि ये चीज अलग है, ये ऊपर वाले का है। देखते हैं, लिखेंगे कि KBr H2SO4 से क्रिया करके HBr बनाता है। HBr बनाता है जो एथेनॉल मतलब C2H5OH से क्रिया करके ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमो एथेन मतलब C2H5Br बनाता है। ये आपकी प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, इसमें एक डायग्राम है, मैं साइड में इसको लगा दूंगा,
डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे जल्दी से नोट करें। फिर हम कराते हैं एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण है कि एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br मधुर गंध वाला मधुर एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुणों में पहला भौतिक गुण आता है कि एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br एक मधुर गंध वाला, एक कैसी गंध वाला बच्चों? मधुर अर्थात मीठी गंध वाला, मधुर गंध वाला भारी द्रव है। ठीक है, भारी द्रव है। दूसरा पॉइंट आता है इसका कि एथिल ब्रोमाइड, पहला क्या कहा उसने कि एथिल ब्रोमाइड एक मधुर गंध वाला भारी द्रव है। दूसरा कहता है कि ये जल में अविलय होता है। जल में यह मतलब कौन? C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। ये जल में अविलय होता है, मतलब ये जल में नहीं घुलता है, ये जल में अविलय होता है। और कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक मतलब जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है, मतलब कार्बनिक यौगिकों में घुल जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसका क्वथनांक 311 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 311 केल्विन होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक कितना होता है बच्चों? 311 केल्विन होता है। आगे कहता है वायु में जलाने पर हरी व नीली ज्वाला के साथ चलता है। ठीक है, देखते हैं चौथा पॉइंट। इसे वायु के साथ जलाने पर नीली हरी ज्वाला के साथ जलता है। अगर हम इसे जलाते हैं तो ये वायु के साथ नीली हरी ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है कि यह ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अविलय होता है। कि यह ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में अविलय होता है। ठंडे में अविलय होता है, पर अगर आप इसको गर्म में घोल देते हैं, किसको? एथिल ब्रोमाइड को गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं तो ये घुल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों में सबसे पहली हेडिंग आती है अपचयन। क्या आता है? अपचयन। बच्चों ध्यान रखना है कि एथिल ब्रोमाइड का अपचयन किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों अपचयन अभिक्रिया जब भी होती है ये सदैव हाइड्रोजन के साथ
होती है। तो देखते हैं कि एथिल ब्रोमाइड क्या होता है। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5Br होता है, ठीक है। और हम इसका अपचयन 2 हाइड्रोजन के अणुओं के साथ करा देते हैं। तो हमें देखना है कि इसमें क्या बनता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपचयन होता है वो जिंक और कॉपर की उपस्थिति में होता है और C2H5OH एथेनॉल भी यहाँ पर उपस्थित रहता है। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो C2H5 प्लस हो जाता है और Br हमारा माइनस हो जाता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक इससे जुड़ जाता है और बचा हुआ हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ जाता है। तो ये आपका हो जाता है C2H6। C2H5 में एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो C2H6 हो जाता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़कर ये आपके HBr का निर्माण करता है। तो हम इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br जिंक और कॉपर व एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयित होकर क्या बनाता है, एथेन बनाता है। C2H5 C2H6 को क्या कहते हैं, एथेन। मतलब 2 कार्बन से एक और सिंगल बॉन्ड का एन जोड़कर हम इसे क्या कह सकते हैं, एथेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। फिर हम इसका अगला रासायनिक गुण कराते हैं कि वुड्स अभिक्रिया। अगले रासायनिक गुण में हमें करना है कि वुड्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, पहला रासायनिक गुण था हमारा अपचयन, दूसरा हमारा आता है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि एथिल ब्रोमाइड C2H5Br सोडियम के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर हमें एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लेने पड़ते हैं। ठीक है, और तो जब यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु हैं तो हमें सोडियम के भी 2 अणु लेने पड़ेंगे। जैसा कि हमने हेलो एल्केन की रासायनिक गुण में यह अभिक्रिया की थी, वुड्स अभिक्रिया। यहाँ पर हमने लिखा था RH और यहाँ भी RH लिखा था और सोडियम धातु से हमने क्रिया कराई थी। जो हमने कहा था कि हम हेलो एल्केन की क्रिया किससे कर रहे हैं, धातुओं के साथ। तो सबसे पहले हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई थी और उसके बाद मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराई थी। तो उसी प्रकार से ये भी अभिक्रिया है। तो आप ये समझें कि ये वाला Br और ये वाला Br इन दोनों सोडियम के अणुओं के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, 2Na Br का निर्माण करता है। अब हमारे पास जो बचा है वो C2H5 और सिंगल बॉन्ड C2H5, या हम इसे लिख सकते हैं C2H5 पहले लिखते हैं और C2H5, या हम इसको लिख सकते हैं C4H10। ठीक है, ब्यूटेन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ब्यूटेन बनता है। ठीक है, अगला हम देख सकते हैं कि क्या बना है, ये हमारा ब्यूटेन बना हुआ। अगला रासायनिक गुण समझते हैं, तब तक इसे नोट करें आप। ठीक है बच्चों, अगला रासायनिक गुण है हमारे पास कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया ये भी थी है, सोडियम के साथ अभिक्रिया, ये भी एक धातु ही है। ठीक है, अब हम धातुओं के साथ में एक हमारे पास मैग्नीशियम बचती है ना, तो मैग्नीशियम के साथ इसकी क्रिया कराकर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे नोट करें। तीसरा हमारा हेडिंग आता है धातुओं के साथ क्रिया में हम डायरेक्ट लिख देते हैं Mg, मतलब मैग्नीशियम धातु से क्रिया। धातु से
क्रिया डायरेक्ट हम किए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीसरी अभिक्रिया है आपकी, और C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड, यही हम पढ़ रहे हैं, इसकी क्रिया हम मैग्नीशियम से कराएंगे। तो जिस प्रकार से वहां पर RMgX बना था, उसी प्रकार से यहाँ पर R की जगह C2H5 है और Mg है, और X की जगह पर हमारा क्या है, Br है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना है, करना क्या है कि सिर्फ ये वाला मैग्नीशियम इसके बीच में आ जाता है। जब हमने धातुओं से अभिक्रिया कराई थी तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कराई थी, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अगली अभिक्रिया, और लिखने के लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। लिख सकते हैं कि Mg मैग्नीशियम C2H5Br से, C2H5Br से क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5Mg और Br। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया आती है, नोट भी करते चलें, इनको नोट करना बहुत ही आवश्यक है, कि कहता है कि एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से अभिक्रिया या फिर क्षारीय जल अपघटन से क्रिया, ये भी कह सकते हैं। तो चौथी अभिक्रिया हमारी आती है क्षारीय जल अपघटन, ठीक है बच्चों। क्षारीय जल अपघटन में क्या होगा कि हमारा एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। C2H5Br पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। तो बाद बाकी चीजें आप लोग जानते ही हैं कि C2H5 प्लस होता है, Br माइनस होता है, पोटेशियम प्लस होता है, OH बचा हुआ माइनस होता है। अब प्लस वाला हिस्सा माइनस से जुड़ेगा तो Br हमारा किससे जुड़ेगा, OH से जुड़कर C2H5OH मतलब क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाता है। और हमारे पास क्या बचा, पोटेशियम और ब्रोमाइड, KBr हो जाएगा KBr, ठीक है, ये बन गया। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड का क्षारीय जल अपघटन कराने पर क्षारीय जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, एथेनॉल मतलब C2H5OH बनता है। क्लियर बच्चों, ये आपका क्षारीय जल अपघटन हो गया है इसका। अभी एक क्षारीय जल अपघटन होता है, एल्कोहलिक भी होता है, KOH पोटेशियम, ठीक है। तो अगली अभिक्रिया आती है इसकी कि एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से क्रिया, एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से क्रिया, एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से क्रिया कराते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है।
दोनों में क्रिया KOH से ही होती है, बट यहाँ जलीय होता है और यहाँ पर अल्कोहलिक होगा। कैसा होगा? अल्कोहलिक होगा। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखना है कि जो हमारा C2H5Br है, एथिल ब्रोमाइड है, वो किससे क्रिया करेगा? KH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक होता है। ऐसा होता है। एल्कोहलिक होने की वजह से यहाँ पर एल्कीन बनता है। ठीक है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मतलब अगर हम इस चीज को C2H5 को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखते हैं तो यहाँ पर एक एल्कीन बनता है। इस एल्कीन को हम क्या कहेंगे? एथीन। ठीक है, या एथिलीन। क्या बनेगा हमारा? एथिलीन। या दो कार्बन से अगर हम लें तो दो कार्बन का एथ और डबल बॉन्ड का तीन, तो क्या हो जाएगा? हमारा एथीन हो जाएगा। तो इसको एथीन भी क्या कहेंगे? एथीन। अब हमारे पास बचा क्या है? दो में से CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा शेष बच गया है। तो बचा हुआ हाइड्रोजन इस OH से जुड़कर H2O का निर्माण करता है और यहाँ पर पोटेशियम बचा है जो इस ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा और पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एल्कोहलिक कास्टिक पोटास एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करके एथीन बनाता है या एथिलीन बनाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एल्कोहलिक कास्टिक पोटास एल्कोहलिक कास्टिक पोटास एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br से क्रिया करके एथिलीन या एथीन बनाता है। एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाता है। ठीक है बच्चों, ये था हो गया आपका और इसे लोड गए। फिर अगला आसानी पूर्व करते हैं। 5 हो गए हैं, मेनली इतने बहुत हैं और इसका जो है लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड के उपयोग क्या क्या होते? ठीक है, दो उपयोग है कि एथिल ब्रोमाइड का उपयोग निश्चितक के रूप में किया जाता है। करते हैं एथिल ब्रोमाइड का उपयोग मतलब C2H5Br का उपयोग कहाँ कहाँ? पहला उपयोग तो इसका है कि C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग निश्चितक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग बच्चों इसका आता है कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने, मतलब C2H5Br का उपयोग किस लिए किया जाता है? कार्बनिक यौगिक बनाने। कार्बनिक
यौगिक बनाने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इसका उपयोग एथिल ब्रोमाइड है। दो इसके मुख्य उपयोग थे, इन्हें भी नोट कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।